नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने अपनी पसंद जाहिर की है। पहली कहानी, 7 दिन बाद क्या सच में पेट्रोल डीजल का ब्रेक फेल होने वाला है? 18% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाली है। दूसरे नंबर की कहानी जो थी आज, बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी की क्या है विजय परीक्षा? इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपना वोट दिया है। जरूर मेरे साथ बने रहिए, आगे तफसील से बात करता हूं। और मुस्तफा खमेनाई, सिकंदर, ट्रंप और मुनीर का सरेंडर, इस खबर को 29% लोगों ने देखना चाहे। 7:28 पर ईरान युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स एक साथ आपको लगातार मैं दिखाऊंगा। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है पश्चिम बंगाल में क्या मछली वोट की रानी है? इसे देखने में 32% दर्शक ने दिलचस्पी दिखाई है। सब जानना चाहते हैं बंगाल और मछली का क्या कनेक्शन है। तो आइए शुरुआत भी इसी खबर के साथ सबसे पहले करते हैं। आपने ये तो सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लेकिन बंगाल की चुनावी हुगली में मछली वोट की रानी बन चुकी है। कल बंगाल में पहले चरण का चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 152 सीटों पर कल वोटिंग होगी पहले चरण में। लेकिन उससे पहले बंगाल के घर घर में मछली, माछ भात चर्चा में बना हुआ है। मछली जल की रानी है, बंगाल में बनी बोटों की महारानी है। बंगाल की हर सियासी थाली में अब इसकी ही रवानी है। माछ भात का जायका अब बंगाल की चुनावी निशानी है। अनुराग ठाकुर ने खाई मछली जब बन गई नई कहानी है। कोई बोले संस्कृति है, कोई कहे मनमानी है। बंगाल की मौजूदा सियासत में मछली सबसे सयानी है। तो जल से निकल सियासत तक बंगाल में कैसा ये बदलाव हुआ, एक साधारण सी मछली का देखिए कैसा प्रभाव हुआ। सबसे ताजा प्रभाव बंगाल में बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मछली खाते इस वीडियो के सामने आने के बाद हुआ है। पूरा मामला एक वीडियो से शुरू हुआ जो अनुराग ठाकुर के चुनाव प्रचार के दौरान सामने आया। जहां बीजेपी के पोस्टर पे बैनर लगे हुए हैं, बीजेपी की टेबल पर बैठकर वो माछ भात खा रहे हैं, मछली को खाते, बाकायदा फख्र के साथ, गुरूर के साथ दिखाते हुए कैमरे के सामने मछली खाई जा रही है। इसमें अनुराग ठाकुर कुछ और बीजेपी नेताओं के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। पहली नजर में ये किसी को भी एक आम सी बात लग सकती है भी। खाना खाना सबको व्यक्ति पसंद का खाना खाता है। लेकिन बीजेपी के विरोधी दलों ने इसे बहुत ही खास बना दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो पर अब चुटकी ले ली। महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपको बंगाल में मछली खाते देख अच्छा लगा। चिंता मत कीजिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको मछली खाने पर कोई रोकेगा। आप आराम से हुगली नदी पर घूमिए और मछली का आनंद लीजिए। महुआ मोइत्रा इशारा बीते रमजान में वाराणसी में हुए बिरयानी विवाद की तरफ था, जब वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने और उसके अवशेष नदी में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ था और जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। जो लोग वो कर रहे थे उनके मुकदमेबाजी हो गई थी। 14 लोगों को गिरफ्तार भी उस वक्त किया गया था। यानी महुआ ये दिखाना चाहती है कि बंगाल में जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, चाहे वो जमीन पे खाए चाहे नदी के ऊपर जाकर खाए, उस पर मुकदमा नहीं होगा। यहाँ पर आज़ादी है। इसी तरह मछली मामले में सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति में अब जबरदस्त बहस छिड़ गई है। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अनुराग ठाकुर के इस वीडियो पर आज तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, तस्वीरें अक्सर सच सामने ले आती हैं और लोगों का असली चेहरा दिखा देती हैं। कथनी और करनी के बीच का फर्क साफ नजर आ रहा है। जब योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, योगी आज भी बंगाल में प्रचार करने पहुंचे थे। फिर उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां पीछे रहते। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, मंगलवार के दिन माथे पर तिलक लगाकर मांसाहारी भोजन करना, क्या वोट के लिए लोग भगवान हनुमान का भी अपमान करने को तैयार है? वो पार्टी जो पूरे उत्तर भारत के अंदर उपद्रव मचाती है कि मंगलवार को मीट बिक भी कैसे जाएगा, मच्छी बिक भी कैसे जाएगी, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता
मंगलवार को मच्छी खा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई वो बंगाल है। भाई वो बंगाल है मगर वो बंगाली कोई ना है, वो तो हिमाचल का है। हिमाचल में तो हनुमान जी को बहुत पूजा जाता है, जगह जगह हर 2 किलोमीटर पे हनुमान जी का मंदिर है। मछली को ममता बनर्जी ने पहले से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बना रखा है। एक बार नहीं, बार बार वो रैलियों में कहती सुनी जाती रही, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल में मछली, मांस और अंडा खाने पर रोक लग सकती है। इसके जरिए टीएमसी बीजेपी पर बंगाली संस्कृति पर हमले का आरोप लगा रही है। माछ भात बंगाली संस्कृति की पहचान रही है। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। কি করে? দাঙ্গা করে, দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে। ममता बनर्जी के इस बयान को काउंटर करने के लिए बीजेपी एक विशेष रणनीति बना रही है। बीजेपी के नेता बंगाल पहुंचने के बाद मछली खाते हुए वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर का वीडियो भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है, जिससे ये मैसेज दिया जा सके कि बीजेपी पार्टी खाने पीने की आज़ादी के खिलाफ नहीं है। यहाँ तक कि बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मछली के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने से नहीं चूके थे। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां बीते दशक में मछली के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। बिहार में फिश प्रोडक्शन डबल हो गया और उड़ीसा में 150% से भी अधिक हुआ है। लेकिन बंगाल में बीते दशक में फिश प्रोडक्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ा है। बंगाल में मछली यानी माछ भात ऐसा मुद्दा है जिसकी काट में बीजेपी का तकरीबन हर बड़ा छोटा नेता बयान इन दिनों दे रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने तो आज ममता बनर्जी को मीट का चैलेंज दे दिया। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रोहू, इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, हिमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं। कम से कम इस पूरे कैंपेन में, इस पूरे 2 दिन के घटनाक्रम में ये तो माना जा सकता है कि बीजेपी के नेता नॉनवेज खाते हैं, और जो नॉनवेज खाने वाले लोग बीजेपी को वोट देते आए या समर्थक हैं, उनके मन में ये हिचक अब नहीं रहनी चाहिए कि भाई हम किस पार्टी के साथ जुड़े। मांस खाने को लेकर, नॉनवेज खाने को लेकर इस बंगाल के चुनावों में बहुत सी तस्वीर साफ हो गई है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 10 करोड़ के आसपास है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक बंगाल की 10 करोड़ आबादी में से करीब 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। यानी बंगाल में करीब 99% लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाने का शौक रखते हैं, जिसमें सबसे अधिक तो मछली ही खाई जाती है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी मछली पर बंगाल की अस्मिता का लेप लगाकर बीजेपी को लगातार घेरती आई हैं। दरअसल ममता बनर्जी की कोशिश मछली के जरिए
चुनावी धार को बंगाली वर्सेस बाहरी की तरफ मोड़ देने की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मछली वोट बैंक और पॉलिटिकल गेम बन चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी मछली का मुद्दा बहुत उछला था। राहुल गांधी ने भी मछली पॉलिटिक्स के साथ बेगूसराय के तालाब में छलांग मारी थी। इसके पीछे मकसद मछली पकड़ना नहीं, बल्कि मल्लाह, निषाद और मछुआरा समुदाय के वोट पाना था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव के इस वीडियो से बिहार की सियासत खूब गरमाई थी। इसे तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया था। इसमें वो हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ में लंच में चेचरा मछली और रोटी खाते दिखाई दिए। बीजेपी ने इसे आस्था पर प्रहार और तुष्टीकरण की राजनीति कहकर तेजस्वी को घेर लिया था। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे वर्ग विशेष को खुश करने की चुनावी कोशिश बताई थी। लेकिन बंगाल के चुनावी जाल में मछली से टीएमसी के साथ साथ बीजेपी भी खुद को अलग नहीं रख पाई है। अभी प्रचार जोरों पर है। देखते हैं मछली का सियासी कांटा आखिर किसके गले में फंसता है। ऐसे इल्जाम बार बार लगा कि बीजेपी के नेता दूसरे राज्यों में नॉनवेज की दुकानों को लेकर, नॉनवेज खाने को लेकर अक्सर प्रदर्शन करते रहते हैं। सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और नॉनवेज खाने वाले यानी अमूमन वो लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनका विरोध करते हैं। लेकिन बंगाल के चुनाव में अब सब मिलकर नॉनवेज तो खाते दिखाई दे रहे हैं। तो बंगाल सियासत में किसे मिलेगी वोट की मछली और किसको लगेगा कांटा, इसका फर्स्ट राउंड फैसला कल ईवीएम में दर्ज होने जा रहा है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग कल होगी। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 152 सीटों में से 93 पर टीएमसी को जीत मिली थी। वहीं बीजेपी ने अपनी कुल जो 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 तो पहले राउंड में ही आती हैं। यानी बीजेपी के लिए स्ट्रांग होल्ड है। कल ये बीजेपी के किले में चुनाव हो रहा है, ऐसा आप इसको मान सकते हैं। वोटिंग से पहले डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसेप्शन सेंटर में तैयारियां अब लास्ट स्टेज में है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच, पोलिंग किट की पैकिंग और कर्मचारियों की ब्रीफिंग का काम आज पूरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बंगाल में 26 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक जो जब्ती की है उसका आंकड़ा भी सुन लीजिए। 27 करोड़ 48 लाख का कैश पकड़ चुका है चुनाव आयोग और 102 करोड़ रुपए की कीमत की शराब और 108 करोड़ के कीमत के ड्रग्स के साथ साथ कुल 472 करोड़ की जब्ती अब तक चुनाव आयोग इस चुनाव में कर चुका। अभी भी एक हफ्ते का चुनाव बाकी है, यानी सेकंड फेज का। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने आज एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि अमित शाह ने ममता बनर्जी का अपमान किया है। अभिषेक बनर्जी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए पीएम मोदी का पुराना वीडियो भी साथ में जोड़ा। ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के इस पोस्ट के जरिए पिछले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के दीदी और दीदी वाले तंज को याद दिलाया जा रहा है, जिसे लेकर उस समय जबरदस्त विवाद हुआ था। अब सयानी घोष जैसी टीएमसी की सांसद और नेता अब बड़ा मुद्दा इसे बना रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं का विरोध करती है, महिलाओं का अपमान करती है और इसे बीजेपी की हार की हताशा से जोड़ रही है सयानी घोष। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है।
इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। बंगाल में तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इसलिए टीएमसी हो या कांग्रेस ये गाली गलौज पे आ गए हैं। इनको मालूम है कि बीजेपी आने वाली है और टीएमसी जाने वाली है। बिहार की बात कर लेते हैं। आप बिहार में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री तो बना लिया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की रेस में विजयी रहे, लेकिन उनकी राजनीति की एक नई विजय परीक्षा शुरू हो गई। जी हां, विजय। इस परीक्षा के सवाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 3 फैसलों से उठे हुए, जो सीधे उनके साथी और बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के फैसलों से ये सवाल जुड़े हुए हैं। पहले उन तीनों फैसलों को जान लीजिए। 2025 में नीतीश सरकार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री बनने के बाद विजय सिन्हा ने 224 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने ही उप मुख्यमंत्री के इस फैसले को पलट दिया और सब लोगों को बहाल कर दिया। विजय सिन्हा ने बतौर मंत्री फैसला लिया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान केवल एक बार ही किसी विभागीय या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकता है। इस फैसले को भी सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही आज पलट दिया है। वहीं विजय सिन्हा को जो Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसे भी घटाकर अब Z कैटेगरी का कर दिया गया है। सुरक्षा कम किए जाने पर विजय सिन्हा का बयान अब आपको सुनना चाहिए। कार अपने हिसाब से करती है। तो निशान को भी जेड सुरक्षा दी गई है, सरवण बाबू को Y+ सुरक्षा कर दी गई है, नीतीश की कमी भी होती है। सरकार अपने नियम से और उनकी आवश्यकता के अनुसार करती है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच की कहानी है दरअसल ये। सम्राट चौधरी कल दिल्ली से वापस लौटे, इनफैक्ट आज ही वापस लौटे होंगे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। उसके बाद वो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। ये जब से वो बिहार के अध्यक्ष बने, शपथ लिया, मुख्यमंत्री बने, शपथ लिए, तब से ये पहली उनकी दिल्ली यात्रा थी। तो क्या बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक है या कोई शीतयुद्ध इन दिनों चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है? आज दोनों यानी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एक ही दल में हैं। बिहार बीजेपी एक मुख्यमंत्री को भी प्यार करती है और विजय चौधरी को भी। इसीलिए पार्टी सम्राट के फैसले को भी सही ठहरा रही है और विजय सिन्हा के फैसलों को भी सही ठहरा रही है। कितनी अजीब सी बात है, फैसले दोनों सही हैं, फिर पलटे क्यों जा रहे हैं? अधिकारी कर्मचारी का सस्पेंशन चलते रहता है, ये प्रक्रिया है। जहां जो काम नहीं करेंगे सस्पेंड होंगे, फिर उन्हें मौका दिया जाता है, फिर वेकेंट होता है, फिर सस्पेंड होता है, फिर कार्रवाई होती है। नहीं मानेंगे तो जेल भी जाएंगे। तो मौका दिया गया है काम करने के लिए। सरकार की मंशा है काम हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, काम करे। काम नहीं करेंगे तो उससे बड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए भी मौका दिया है काम करने के लिए, सुधरने का मौका दिया गया है। सुधरेंगे, काम करेंगे तो बेहतर है। सम्राट चौधरी जब दिल्ली में थे तो पीएम से मिलने के बाद, नितिन नवीन से मिलने के बाद उन्होंने अपने कुछ और सीनियर नेताओं से मुलाकात की। वो आरएसएस के मुख्यालय केशव कुंज भी गए थे दिल्ली में। दिल्ली में मुलाकात के दौरान उन्होंने गिरिराज सिंह से मुलाकात की थी, बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह से मुलाकात की थी। यानी सोमवार को, परसों यानी पटना से सम्राट चौधरी ने नागालैंड के राज्यपाल और बिहार के दिग्गज बीजेपी नेता रहे नंदकिशोर यादव से मुलाकातें की। मूलतः संघ के शागिर्द ना रहने के बावजूद इन तस्वीरों के साए में आप ये बात समझ सकते हैं कि बीते 3 दिनों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बीजेपी के पुराने नेताओं में जिन जिन लोगों से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है, उन सबका बीजेपी और आरएसएस से पुराना रिश्ता रहा है। सम्राट चौधरी की तस्वीरें ये संकेत देती हैं कि बीजेपी के पुराने सदस्य हो या नई एंट्री हो, सम्राट सबसे तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन ये तालमेल एक नाम पर बिगड़ता दिख रहा है और वो नाम है विजय सिन्हा का। मैंने पहले ही आपको बताया कि मुख्यमंत्री के सम्राट चौधरी के किन 3 फैसलों से लगता है कि विजय सिन्हा के साथ उनकी पट नहीं रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के रुख से तो लगता है कि वो सम्राट चौधरी के साथ ही खड़ी हुई है। कि राजस्व संबंधी चुनौती इस बिहार के लिए बड़ी है। हमारा भूमि विवाद से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ मामले के चलते अपराध होता है। राजस्व कर्मियों की कमी है, लेकिन कार्य क्षमता उनका बढ़ाना यह भी सरकार का दायित्व है। पारदर्शिता लाना भी सरकार का दायित्व है। अब सरकार ने इस स्तर पर फैसला लिया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन असीमित निलंबन का अधिकार सरकार को नहीं है। आपको बताया सम्राट चौधरी और जो कुछ चल रहा है विजय सिन्हा के बीच, उसने बहुत से सवाल भी खड़े किए हैं।
अब आपको सम्राट चौधरी का करियर प्रोफाइल भी जानना चाहिए। सम्राट चौधरी 9 साल पहले 2017 में आरजेडी और जेडीयू से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए, यानी मूलतः वो बीजेपी आरएसएस के नहीं है, लेकिन भाग्योदय उनका ऐसा हुआ कि 9 साल के इस कार्यकाल के भीतर ही वो राज्य के मुख्यमंत्री तक बन गए। टाइम्स नाउ नवभारत को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के अंदर आरएसएस से जुड़े रहे पुराने नेताओं को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने से धक्का लगा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक केंद्रीय मंत्री जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था, साथ ही कई सांसदों का गुट भी अंदर से इस फैसले से नाखुश है। सम्राट चौधरी के ताजा फैसलों के बाद भी बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ खुद विजय सिन्हा का दफ्तर भी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है कि आखिरकार उनके फैसलों को पलटा गया तो अब विजय सिन्हा क्या कहेंगे। उनके घर पर सन्नाटा फैला हुआ है। अब जान लीजिए कि सम्राट चौधरी को बीजेपी में आए 1 दशक भी नहीं हुआ है, जबकि विजय सिन्हा की राजनीतिक शिक्षा दीक्षा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में हुई है। विजय सिन्हा आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तभी जुड़ गए थे जब बरौनी में इंजीनियरिंग डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे थे। बाद में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और 2005 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद नीतीश सरकार में कई बार वो मंत्री बने, बिहार विधानसभा के स्पीकर तक रहे, भारतीय जनता पार्टी को लगातार रिप्रेजेंट करते रहे। 2024 में उनको नीतीश कुमार के जब मुख्यमंत्री थे तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। विजय सिन्हा के उप मुख्यमंत्री रहते दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी 11 अप्रैल को एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को एक साथ पहुंचना था, लेकिन सम्राट चौधरी वहां नहीं पहुंचे थे। ये सवाल जब पत्रकारों ने विजय सिन्हा से पूछा तो हाथ जोड़कर वो कैसे आगे बढ़े, देखिए। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें दोनों तरफ से तनातनी हमको देखने को मिली है। कभी चुनाव प्रचार के दौरान आगे खड़े होने के लिए दोनों नेताओं में तनातनी की तस्वीरें आई, तो कभी आगे की कुर्सी पर बैठने के लिए दोनों नेताओं के बीच एक तरह की रेस दिखाई दी। एक वक्त तो ऐसा आया था कि स्पीकर विजय सिन्हा और मंत्री सम्राट चौधरी की कड़वाहट संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को भी भंग करने लगी थी। ये बाइट भी बहुत वायरल थी, आपने देखा भी होगा किस तरीके से विजय सिन्हा स्पीकर की चेयर पर बैठे हैं और सम्राट चौधरी विधानसभा में खड़े होकर उनकी बातों को ललकारने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए, आप अध्यक्ष जी लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है, आप ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं चलता, ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए कौन पूछेगा, इस तरह नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन। तो सुना आपने किस तरीके से दोनों के बीच 5 साल पुरानी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, तनातनी देखने को मिली थी। लेकिन इसी तनातनी के बीच 2024 में महागठबंधन छोड़कर जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए थे तो उनकी सरकार में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद दोनों में आगे बढ़ने की होड़ लगातार बची रही, लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जब नए मुख्यमंत्री का सवाल आया तो सम्राट चौधरी बाजी मार गए। सबसे बड़ी बात यह कि उनके नाम का प्रस्ताव अपने सीने पर पत्थर रखकर विजय सिन्हा को ही पढ़ना पड़ा था। आलाकमान का आदेश जो था, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव करता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। विजय सिन्हा के तेवर बहुत से सवाल खड़े कर रहे थे। अब सवाल है कि विजय सिन्हा का भविष्य सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते बिहार में क्या है। क्या वो सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री बनेंगे? दोनों की उम्र लगभग बराबर है। इनफैक्ट विजय सिन्हा साहब 1 साल बड़े ही होंगे सम्राट चौधरी से, पर तनातनी जाहिर है। या फिर विजय सिन्हा को स्पीकर पद पर दोबारा बिठाएंगे सम्राट चौधरी, ऐसा क्या वो चाहेंगे? सवाल अब यह भी है कि क्या उनको स्पीकर बनाने के लिए अति पिछड़ी समुदाय से आने वाले प्रेम कुमार साहब को हटाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? तो क्या ऐसी स्थिति में नितिन नवीन की जो नई केंद्रीय टीम बन रही है
पार्टी उसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी विजय सिन्हा को दे सकती है। विजय सिन्हा भले मीडिया से दूर दूर रह रहे हों, लेकिन खबर है कि परसों उन्होंने बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात राधा मोहन सिंह से भी हुई थी, जिनसे सम्राट चौधरी भी मिले थे। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें पार्टी के भीतर चल रही हैं दोनों नेताओं में? फिलहाल विपक्ष बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच विवाद के तेल और उस तेल की धार को देख रहा है। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, उसके अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति है, अंतरकला की स्थिति है और एक दूसरे के प्रति जो दुराव की स्थिति है, उसके कारण कहीं ना कहीं आम जनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आम जनों को परेशानियां हो रही हैं। तो एक तरफ वर्चस्व की लड़ाई में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एक ही पार्टी का नेता होने के बावजूद नदी के दो किनारों की तरह इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। साथ रहेंगे, मगर साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे भगवान जाने। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एक मुलाकात आज बहुत सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव जो अपनी नई पार्टी बना चुके हैं जेजेपी, कल उनकी प्रशांत किशोर पीके से मुलाकात हुई। क्या ये महज एक औपचारिक मुलाकात थी एक दूसरे को जानने समझने के लिए, या पर्दे के पीछे कोई नई दोस्ती की नींव पड़ रही? जवाब के लिए तो अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में चुनाव अभी बहुत कोसों दूर है, लेकिन नए नए गठबंधन, नई नई चीजें देखने को मिल रही है। ये जो कुछ किया तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की इस मुलाकात ने, उसने बिहार में एक तरीके की हलचल मचाई है कि आखिरकार पीके क्यों लालू यादव के बेटे से मिल रहे हैं। वो पीके जो तेजस्वी पर, लालू यादव पर लगातार हमले करते रहे, इस मुलाकात करने का कारण क्या था? और अब बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी की। आखिरकार ईरान युद्ध को लेकर क्या कुछ चल रहा है? रामचरितमानस की एक चौपाई में कहा गया कि जो शख्स सलाह देने का काम करता है, वो अगर चापलूसी करे या राजा के डर से सही सलाह ना दे, तो राज्य देश का नाश तय समझिए। और यही ईरान के संदर्भ में ट्रंप के साथ हो रहा है। क्या करे क्या नहीं, इसके लिए सलाह ले रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से। तो नौबत तो सरेंडर वाली आएगी ही। खुद को सुपर पावर मानने वाला अमेरिका ने क्या तेहरान के आगे घुटने टेके हुए हैं? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां खोखली साबित हो रही हैं? क्योंकि तेहरान से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद दुनिया ट्रंप से यही सवाल पूछ रही है। पूरी खबर बताएं उसके पहले वॉर जोन से एक बड़ी खबर है, ये अपडेट आप जान लीजिए। ईरान के साथ एक तरफा सीज फायर बढ़ाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर में अमेरिकी नाकेबंदी का बचाव किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान आर्थिक रूप से टूट रहा है, ईरान के पास पैसों की किल्लत हो रही है, इसीलिए तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना वो चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि नाकेबंदी की वजह से ईरान को रोज करीब $500 मिलियन का नुकसान पहुंच रहा है। ईरान की सेना और पुलिस को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और देश के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। यानी ट्रंप अपनी रणनीति को सही ठहरा रहे हैं। इधर ईरान ने फिर साफ कर दिया कि नाकेबंदी हटने के बाद ही अमेरिका से वो बातचीत करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद ईरानवी ने कहा कि एक तरफ शांति की बात करना और दूसरी तरफ समंदर में नाकेबंदी रखना एक साथ नहीं हो सकता। ईरानवी का यह बयान एक तरह से गेंद अमेरिका के पाले में डालने जैसा है। यानी अगर अमेरिका वाकई बातचीत चाहता है तो उसे पहले अपनी घेरेबंदी को खत्म करना होगा, तभी ईरान बातचीत करेगा। तेहरान के रिवोल्यूशनरी स्क्वायर की तस्वीरें पूरी दुनिया को आज चौंका रही हैं। एक तरफ ईरान की खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दहाड़ रही थी, तो आज दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से जंग डालने का एक तरफा फरमान जारी हो रहा है। ईरान ने साफ कह दिया कि उसने कोई युद्ध विराम यानी सीज फायर नहीं मांगा है, कोई बातचीत नहीं मांगी है, फिर भी ट्रंप को झुकना पड़ा। आखिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की वो कौन सी गुहार थी जिसने ट्रंप के हाथ रोक दिए? तस्वीरें देखिए कि तेहरान का दिल है रिवॉल्यूशनरी स्क्वायर। यहाँ जश्न है, यहाँ जुनून है और यहाँ है वो विनाशक हथियार जिसे दुनिया खुर्रम शहर 4 के नाम से जानती है। ट्रंप ने हमले की धमकी दी थी, डेडलाइन खत्म हो रही थी,
लेकिन ईरान ने बातचीत की मेज पर आने के बजाय अपनी मिसाइलें सड़कों पर उतार दी। ईरानी मीडिया ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। स्टेट ब्रॉडकास्टर के एंकर दहाड़ रहे हैं कि अमेरिका की हार है। इधर सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सादेगी ने दो टूक कह दिया है। दुश्मन हार मान चुका है, ईरान जीत की स्थिति में है। बातचीत तब होगी जब शर्तें ईरान की होंगी। जिस तरह से मंगलवार शाम को ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी, उससे तो यही लग रहा था कि बुधवार को बारूद बरसेगा, लेकिन ट्रंप ने अचानक सीज फायर बढ़ा दिया। वजह बताई गई पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से ट्रंप को शुक्रिया कहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो ट्रंप को रोक सके, या फिर ट्रंप को डर है कि अगर जंग छिड़ी तो पश्चिम एशिया की आग में अमेरिका खुद झुलस जाएगा। जेडी वेंस का इस्लामाबाद दौरा होल्ड हो चुका है। ईरान बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं हम इंतजार करेंगे। इधर ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका या इजराइल ने हिमाकत की तो ईरान उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान का हौसला 7वें आसमान पर है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई। जान लीजिए, हॉर्मुज स्टेट में आज 3 जहाजों पर गोलीबारी की गई है। ये जानकारी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने दी है। ओमान के पास लाइबेरिया के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर गोलीबारी और रॉकेट से हमला किया गया, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा है। दूसरा हमला पनामा के झंडे वाले जहाज पर हुआ, जो ईरान से करीब 8 नॉटिकल माइल की दूरी पर था, जबकि तीसरा अटैक लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए आज लंदन में ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाई है। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा जो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करेगा, समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाएगा और क्षेत्र में भरोसा बहाल करेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को पेरिस में इसी मुद्दे पर एक और बैठक हो चुकी है। हॉर्मुज पर लंदन मीटिंग से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मैक्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जमीन कब्जा करने की पॉलिसी को फौरन बंद करने को कहा है। तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इजराइल को जमीन कब्जे वाली पॉलिसी बदलने की सलाह आखिरकार क्यों दी, तो इसके लिए आपको इन तस्वीरों को ध्यान से देखना चाहिए। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी की ओर से जारी ये फुटेज जहां इजराइल का राष्ट्रगान गा रहे हैं। इतना ही नहीं, सैनिकों ने लेबनान की धरती पर इजराइल का झंडा फहराया और उसे मिलिट्री सैल्यूट भी दिया। जाहिर है इसे इजराइल की उकसावे वाली कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देश की संप्रभुता का अपमान और युद्ध के बीच आक्रामक व्यवहार को दर्शाता है, जो कि पसंद मैक्रोन को नहीं आया है। इजराइल ने एक और कूटनीतिक झटका उसको लगा है। स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया के बाद अब बेल्जियम ने भी इजराइल के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। बेल्जियम ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से मांग की है कि इजराइल के साथ EU इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट को सस्पेंड किया जाए। यह एग्रीमेंट इजराइल को यूरोपीय बाजार में विशेष व्यापारिक पहुंच प्रदान करता है। इजराइल के खिलाफ ऑफिशियल स्टैंड लेने वाले बेल्जियम अब चौथा यूरोपीय देश बन गया है। और ये बात करते हैं एक और बड़ी कहानी की, जो सीधे तौर पर पेट्रोल की कहानी है, जो कि इसी युद्ध से जुड़ी हुई है। और पेट्रोल तो डीजल ऐसी चीजें हैं जो न सिर्फ युद्ध से जुड़ी है बल्कि अपने देश में तो चुनाव से भी जुड़ी हुई है। चक्रव्यूह में अब बात इसी की करता हूं, आशंकाओं से भरे उस बादल की जो अगर बरस गए तो महंगाई की बाढ़ आ सकती है। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते आए कि अनदेखा करने से समस्या नहीं टलती, एक न एक दिन तो उसका सामना करना ही पड़ता है। ईरान युद्ध की वजह से जिस तरह कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, उसे लेकर अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद, यानी अब चुनाव का हम लगभग आखिरी हफ्ते में आ गए हैं। कल एक पोलिंग है, फिर 29 तारीख को एक पोलिंग है, यानी 29 तारीख के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो आप अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इससे महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। ईरान युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगभग अब दोगुने स्तर तक पहुंच गए थे, जिससे दुनिया के ज्यादातर देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम 50% बढ़ चुके हैं। यानी युद्ध के पहले जो दाम थे और युद्ध के बाद आज करीब 7.5 हफ्तों के बाद इसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है। अपने देश में ये रेशो बहुत कम है, लेकिन भारत में ये दाम अब तक किसी न किसी वजह से रुके रहे।
विपक्ष ने इस मुद्दे पर आरोप लगाए थे कि चुनाव की मजबूरी की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम रोके गए हैं बढ़ने से, लेकिन अब एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि चुनावों के बाद इन दामों को रोक पाना इस जगह पर असंभव सा है। दाम यानी बढ़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका के पीछे एक्सपर्ट्स ने कई कारण और तर्क दिए। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट के कारण कच्चे तेल की कीमत $67 से $140 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक ईरान युद्ध के कारण भारत की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 18 से 24 रुपए और डीजल पर 30 से 105 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हुआ। इस हिसाब से तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1600 से 2400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। 26 मार्च को भारत सरकार ने तेल कंपनियों के भारी घाटे को कम करने के लिए, आपको याद होगा, पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था। भारत की प्राइवेट तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी नयारा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए भी हैं। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल के दाम जैसे XP 100 स्पीड पावर में 2 रुपए से 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी ऑलरेडी हो भी चुकी है। साथ ही सरकार ने मार्च और अप्रैल में कमर्शियल इंडस्ट्रियल डीजल में करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी भी कर दी है। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका से लेकर यूरोप तक और पाकिस्तान से लेकर नेपाल श्रीलंका तक पेट्रोल डीजल 20 से 50% तक महंगा ऑलरेडी हो चुका है। ये सारी बातें इसकी आशंका पैदा कर रही हैं कि क्या चुनाव के बाद देश की जनता महंगाई के चक्रव्यूह में फंस सकती है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 53 दिनों के अंदर किस तरह क्रूड ऑयल के दामों में आग लगी हुई है। 28 फरवरी पीछे मुड़कर देखते हैं, 28 फरवरी को $67 प्रति बैरल था ये क्रूड का प्राइस। उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ, 28 फरवरी की डेट थी, 1 मार्च को अगले दिन ये शुरू होते से सीधे 10% बढ़ा और $80 प्रति बैरल पहुंच गया। और 17 मार्च को ये हाईएस्ट पीक पर था, $146 प्रति बैरल हो गया था कच्चे तेल की कीमतें। 8 अप्रैल को सीज फायर का जब अनाउंसमेंट पहली बार ट्रंप ने किया तो कटौती हुई, ये $99 प्रति बैरल तक आ गया। और आज की तारीख में अगर कहा जाए अभी भी ये $99 प्रति बैरल पर बना हुआ, यानी कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि 67 से 99 करीब $30 प्रति बैरल के दाम इस दौरान में ऊपर चल रहे हैं। सुनते हैं। देखिए, चुनाव के नतीजे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे क्या नहीं, हम चुनाव के बाद बात करेंगे, लेकिन ये लोग समझ चुके हैं जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस रात को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। LPG की तो ये पहले ही बढ़ा चुके हैं, इंडस्ट्रियल डीजल की 22 रुपए से बढ़ा दी है, पावर पेट्रोल की 2 रुपए से बढ़ा दी है। हर चीज पर प्रभाव पड़ने वाला है, सिर्फ चुनाव की इंतजार कर रहे हैं ये लोग। ऐसा क्यों लगता है? हमेशा यही रहा है। आप पिछले 10 साल 12 साल का इनका इतिहास निकाल कर देख लीजिए, रात के अंधेरे में चुनाव खत्म होने के बाद ये कीमतें बढ़ा। और अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। कीमत बढ़ने का मोटा मोटी जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से पेट्रोल और डीजल पर लगभग 50 से 60 पैसे प्रति लीटर का असर पड़ता है अपने देश में। इस हिसाब से 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने इसके पहले कच्चे तेल का रेट $67 प्रति बैरल था, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। आज की तारीख में ये $99 प्रति बैरल पर आ चुका है, यानी अभी कीमत में 30 से 32 रुपए का उछाल ऑलरेडी देखा जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस फॉर्मूले से पेट्रोल में करीब 15 रुपए के उछाल की आशंका है, लेकिन डीजल में तेल कंपनियों को ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसीलिए इसकी कीमत में लगभग 25 रुपए तक का उछाल आ सकता है, ऐसा अंदेशा है। ये इकट्ठा बढ़ेगा या टुकड़ों में बढ़ेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। भारत में 70% माल ढुलाई ट्रकों से होती है, जिनमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल की कीमत बढ़ने से फल, सब्जियां, अनाज जैसी जरूरी चीजों के दाम बढ़ने की आशंका है। डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किसानों के लिए अनाज उगाने की लागत बढ़ जाएगी। हमारे किसान खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल जो करते हैं, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी का किराया बढ़ सकता है, ये भी सीधा असर है। ऑनलाइन शॉपिंग और फूड की डिलीवरी जो होती है वो महंगी हो सकती है, इसका असर उस पर भी पड़ेगा। यानी तैयार हो जाइए, 1 हफ्ते के बाद ऐसी आशंका है कि हमारी जेब से ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। अब बात करते हैं पब्लिक व्यू की, आज के कमेंट्स जो पब्लिक के आए हैं। प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं वॉर के ऊपर, फाइनल मैच में ईरान डिफेंस के साथ उम्मीद से ज्यादा बाउंसर फेंककर सीधे ट्रंप को चुनौती दे रहा है। मुनीर अमेरिका की जर्सी पहनकर जानबूझकर नो बॉल डालकर ईरान को फ्री हिट देने में लगा है, क्योंकि ईरान पड़ोसी है।
बिहार पर एक और पब्लिक व्यू अरुण पांडे का, वो लिखते हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की असली विजय परीक्षा रोजगार और पलायन पर ठोस काम दिखे तो एनडीए का मॉडल पूरे पूर्वी भारत में दोहराया जाएगा। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए शुभ रात्रि।